सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधिका और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है फिगर ऑफ स्पीच, जो कि ज़्यादातर बच्चों को आज तक समझ में नहीं आया। तो आज हम इसको इजी लैंग्वेज में समझेंगे, जिससे कि आपके लिए भी इसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले ये समझिए फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? ये कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे पोएटिक स्टाइल्स जो कि एक पोएम को या किसी भी हम इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस को, तो उसको ग्लोरीफाई करने का काम करते हैं। सबसे पहले जिस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, द मोस्ट कॉमन वन और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला सिमिली। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। देखो, मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कुछ शॉर्टकट चीज़ें जो हमें याद रखनी है, बस शॉर्टकट ट्रिक्स जिसकी मदद से हम तुरंत फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपको याद रखना है बस ये ट्रिक और फिगर ऑफ स्पीच का नाम। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच की पहचान क्या होती है? लाइक और एज। अगर कहीं पे भी ऐसा कोई भी लाइन आपको पोएम का दिया गया है फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें कि एक का कंपैरिजन किसी दूसरे चीज के साथ हुआ है लाइक वर्ड यूज करके या तो एज वर्ड यूज करके, तो वहां फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है? सिमिली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ब्यूटिफुल लाइक अ फ्लावर। सो यहाँ पे वर्ड हमें क्या दिख रहा है? कंपेयर किया गया है ब्यूटीफुल, किसी भी ब्यूटीफुल थिंग को किसके साथ? फ्लावर के साथ। और वर्ड क्या यूज हुआ? लाइक। तो ये हो गया हमारा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। या फिर फास्ट एज अ हॉर्स। फास्ट एज अ हॉर्स में यहाँ पे एज वर्ड का यूज किया गया कंपैरिजन करने के लिए, तो ये भी हो गया हमारा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। तो ये बात समझ में आ गई? सबको याद रखना है सिमिली यानी जहां पे लाइक या एज का यूज करके कंपैरिजन किया जाए दो चीजों के बीच में। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर यानी कि ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स having same quality। यानी दो अलग अलग चीजें बट दोनों के बीच में अगर क्वालिटी सेम है, तो अगर हम डायरेक्टली कंपैरिजन कर रहे हैं किसी एक का दूसरे के साथ, तो क्या हो गया है वहां पे? फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा मेटाफर। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया, द आइंस्टाइन ऑफ दिस क्लास। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हम एक स्टूडेंट का डायरेक्टली कंपैरिजन किसके साथ कर दे रहे हैं? आइंस्टाइन के साथ। तो जब भी दो चीजों के बीच में डायरेक्टली कंपेयर कर दिया जाए विदाउट यूजिंग एज और लाइक, तो वहां पे क्या हो जाएगा? फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। एग्जाम्पल क्या याद रखना है? जैसे कि द आइंस्टाइन ऑफ दिस क्लास, यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर किससे कर दिया गया? आइंस्टाइन के साथ। चलिए तीसरा फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। थर्ड वन है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को कैसे याद रखना है बेटा? नॉन ह्यूमन यानी कोई भी जो इंसान नहीं है, शोइंग ह्यूमन एबिलिटी। नॉन ह्यूमन शोइंग ह्यूमन एबिलिटीज। यानी एक नॉन ह्यूमन जो इंसान ही अगर वो ह्यूमन एबिलिटीज को दिखा रहा है, तो वो क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल, द टाइम विल शो यू। तो यहां पे टाइम किस तरह के एक्शन को कर रहा है? शो। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? पर्सोनिफिकेशन। या दूसरा एग्जाम्पल, द रेन वीप्स। तो वीप्स भी क्या हो गया? ह्यूमन एक्शन। और कौन परफॉर्म कर रहा है? रेन।
तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, पर्सोनिफिकेशन। सो आई होप सो ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच आपको क्लियर होंगे। तो चलिए अभी फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन हो गया हाइपरबोल। तो इसको नाम से ही कैसे याद रखना है, ओवर स्टेटमेंट या एग्जैजरेशन। मतलब जहाँ पे किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो ये क्या हो गया, ओवर स्टेटमेंट। जैसे कि आई टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एग्जैजरेट किया है। हाँ, भले ही हमने सामने वाले को 2-4 बार बोला, बट हमने क्या बोला, आई टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। तो ये हमने यहाँ पे किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा, तो ये क्या हो गया, हाइपरबोल। या फिर एक एग्जाम्पल ले लिए, शी फिल्ड द ओशियन विद हर टीयर्स। शी फिल्ड द ओशियन विद हर टीयर्स। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, हाइपरबोल का, कि भाई ओशियन तो कोई फिल कर नहीं सकता अपने टीयर्स से, तो ये भी क्या हो गया हमारा, हाइपरबोल। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो हमें पढ़ना है वो है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म को कैसे याद रखना है हमें, हार्श फैक्ट इन अ माइल्ड वे। हार्श फैक्ट इन अ माइल्ड वे, यानी जब किसी कड़वी बात को बड़े ही प्यार से, बड़े ही माइल्ड वे में, नॉर्मल वे में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या हो जाता है, फिगर ऑफ स्पीच, यूफेमिज्म। एग्जाम्पल, अगर कोई फेल हो जाए तो रिजल्ट पे क्या लिखा आता है, फेल के लिए वर्ड क्या लिखा आता है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इनडायरेक्टली वो आपको क्या बताना चाह रहा है, फेल। वो तो आप नहीं होगे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ये क्या हो गया, यूफेमिज्म। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाए तो लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, ही पास्ड अवे। ये भी क्या हो गया, फिगर ऑफ स्पीच, यूफेमिज्म। तो ये बात समझ में आई, अगर हार्श फैक्ट को माइल्ड वे में बताया जाए तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाता है, यूफेमिज्म। नेक्स्ट जो हमें याद रखना है वो है एपोस्ट्रॉफ। इसमें बस वर्ड याद रखना है, एड्रेस। मतलब किसी एक को पर्टिकुलरली कुछ बोला जाए तो वहां पे क्या हो जाए, किसी एक को एड्रेस किया जा रहा है किसी लाइन में, तो वो क्या हो जाता है, फिगर ऑफ स्पीच, एपोस्ट्रॉफ। एग्जाम्पल ले लिया, विंड कम स्लोली, यानी हम यहाँ पर्टिकुलरली विंड को सिंबलाइज करके बोल रहे हैं कि विंड कम स्लोली। तो ये क्या हो गया, फिगर ऑफ स्पीच, एपोस्ट्रॉफ। तो यहाँ हम सिंबलाइज किसको कर रहे हैं, विंड को। तो इस तरह से जब किसी पर्टिकुलर को सिंबलाइज करके कुछ बोला जाए तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन आ गया रेपिटेशन। रेपिटेशन यानी क्या हो रहा है, सेम वर्ड रिपीट। बड़ा ही इजी है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, रेपिटेशन। तो रेपिटेशन से हमें क्या पता चल रहा है, कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक सेंटेंस में एक वर्ड बार बार हो रहा है, यूज हो रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा, रेपिटेशन। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं फायर एंड आइस पोयम का, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice। तो यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ये वर्ड्स बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, रेपिटेशन। नेक्स्ट जो हमें याद रखना है वो हो गया एलिट्रेशन। अब देखो, एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है ना जो कि ऑलमोस्ट सभी सेंटेंसेस में प्रेजेंट होता है। तो अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन एलिट्रेशन मिल रहा है, देखो आपको पता है फिगर ऑफ स्पीच में आपको 4 ऑप्शन मिलने वाले। अगर एलिट्रेशन ऑप्शन में मिल रहा है तो पहले बाकी सबको चेक करना, अगर बाकी में से कोई आंसर नहीं है तो ही एलिट्रेशन को टिक करना, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में एलिट्रेशन तो होता ही आंसर, साथ में दूसरा भी आंसर होता है, तो एलिट्रेशन को प्रायोरिटी नहीं देते, ये बात याद रखिएगा।
एलिट्रेशन जब बाकी 3 ऑप्शन आंसर नहीं है तो ही एलिट्रेशन को टिक करना है, मीन्स चारों को कंफर्म करना कंपलसरी है। एलिट्रेशन की पहचान क्या है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड repeated at the beginning of multiple words in a sentence। यानी सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है अगर मल्टीपल वर्ड्स के बिगनिंग में एक सेंटेंस में, तो हम कहेंगे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर वाली लाइन थी उसमें भी था सम से द वर्ल्ड, इस लाइन में भी हमें दिख रहा है एस साउंड बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। या एग्जाम्पल लिया शी सेल्स द शेल्स, तो यहाँ पे आपको बार बार दिख रहा होगा एस साउंड रिपीट हो रहा है। तो कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड अगर बार बार रिपीट हो रहा है मल्टीपल वर्ड्स की बिगनिंग में एक लाइन में, तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? एलिट्रेशन। नेक्स्ट इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन की बहुत इजी पहचान है, आप सभी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पता है। इंट्रोगेटिव यानी वहाँ पे कौन सी चीज़ का इस्तेमाल होगा? क्वेश्चन मार्क, यानी कोई सवाल पूछा जाए। जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, पोएम की किसी भी लाइन में कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच 100% श्योर क्या हो जाएगा आपका? इंटेरोगेशन। लाइक एग्जाम्पल ले लिया व्हाट द वर्ल्ड विल से, ये पोएम की कोई एक लाइन ले ली व्हाट द वर्ल्ड विल से, तो ये क्या हो गया हमारा? फिगर ऑफ स्पीच इंटेरोगेशन। नेक्स्ट वन जो हमें याद रखना है वो कौन सा है? एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन की पहचान क्या हो गई? तो एक्सक्लामेटरी मार्क। ओह, एग्जाम्पल लिया ओह शी इज ऑब्जर्विंग द चेंज, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सक्लामेटरी मार्क आ गया। एक्सक्लामेटरी मार्क यानी यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? एक्सक्लामेशन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हो गया टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी में क्या याद रखना है? unnecessary repetition of same meaning words। मतलब सेम मीनिंग वाले शब्दों का अननेसेसरी हम यूज़ कर रहे हैं या रेपिटेशन कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाता है? टॉटोलॉजी। एग्जाम्पल लिया काम एंड स्टिल, काम एंड स्टिल, या फिर सैड एंड ग्लूमी। अगर एक ही लाइन में हम 2 शब्द ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही सेंटेंस में 2 शब्द ऐसे आ रहे हैं जिसका मीनिंग क्या होता है? सेम, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? टॉटोलॉजी। तो ये बात याद रहेगी, अगर एक ही सेंटेंस में अननेसेसरी 2 ऐसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं जिनका मीनिंग सेम हो, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? टॉटोलॉजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन हमें याद रखना है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस की पहचान क्या है? ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स टुगेदर। ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स टुगेदर। अगर अपोजिट मीनिंग वाले शब्दों को एक साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस। एग्जाम्पल, एंटी से आपको याद रखना है, एंटी का मतलब ऑपोजिट। एग्जाम्पल, द टाइगर मूव्ड इन क्वाइट रेज। तो यहाँ आप देख रहे हो क्वाइट मतलब क्या होता है? शांत, और रेज यानी गुस्सा। तो शांत और गुस्सा दोनों एक साथ नहीं आ सकता।
तो ये दो ऑपोजिट वर्ड हैं और बिल्कुल साथ साथ यूज किए जा रहे हैं, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? एंटीथेसिस। तो ये बात क्लियर, जब भी दो ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्द साथ साथ आए तो आपको फिगर ऑफ स्पीच तुरंत पहचान लेना है, वहां पे क्या होगा? एंटीथेसिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया का आइडेंटिफिकेशन क्या है? वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग साउंड। ऐसे शब्द आएंगे जो किसी ना किसी चीज की आवाज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? ओनोमैटोपिया। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, द रेन पैटर्स ऑन द रूफ। यानी छत पे जो बारिश के गिरने की आवाज होती, उसके लिए वर्ड क्या यूज हुआ? पैटर। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? ओनोमैटोपिया। या एग्जाम्पल, द डॉग ग्राउल्ड। द डॉग ग्राउल्ड। तो यहाँ डॉग के साउंड के लिए हमने वर्ड क्या यूज किया? ग्राउल्ड। तो किसी के साउंड के लिए जब कोई शब्द इस्तेमाल किया जाए तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? ओनोमैटोपिया। बहुत इजी आइडेंटिफाई करना। अगर आपको लगता है फिगर ऑफ स्पीच बहुत टफ है तो इस वीडियो के बाद आपके लिए पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स की पहचान क्या है? वर्ड्स इन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस। वर्ड्स इन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस। यानी शब्द आपको इस तरह से दिए गए कि वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, जैसे जैसे जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उसको बाद में दिया गया, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको पहले दिया गया। जैसे मूवी में होता है ना, अक्सर क्लाइमेक्स का सीन आपको बाद में दिया जाता है, पहले स्टोरी शुरू होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, पहले कहानी शुरू होगी, सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये आपको याद रखने का तरीका है क्लाइमेक्स को। एग्जाम्पल, एक 3 शब्द मैं लेती हूँ, जैसे कि द क्लाउड्स, मिस्ट एंड द रेन। तो क्या ये सही सीक्वेंस है? तो आप बोलोगे ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है। पहले क्लाउड होगा, फिर मिस्ट होगा और फिर क्या होगा? रेन। तो ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? क्लाइमेक्स। और इसी का ठीक ऑपोजिट क्या होता है? एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स का आइडेंटिफिकेशन क्या है? एंटी क्लाइमेक्स को कैसे पहचानेंगे? ऑपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स। ये फिगर ऑफ स्पीच बस क्या होता है? क्लाइमेक्स का ठीक ऑपोजिट। यानी इसमें सबसे क्लाइमेक्स वाला सीन सबसे पहले होगा और सबसे लेस इंपॉर्टेंट थिंग सबसे लास्ट में होगा। लाइक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, इसी को ठीक ऑपोजिट, द रेन, द मिस्ट एंड द क्लाउड्स। तो इसमें आपको दिख रहा है सबसे पहले हमने रेन की बात की, फिर मिस्ट की और फिर क्लाउड की। तो ये क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले, जो सबसे बाद में आना चाहिए था वो पहले बता दिया, और जो पहले आना चाहिए था उसको सबसे बाद में बताया। तो ये क्या हो गया? एंटी क्लाइमेक्स। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पन। पन यानी a word used having multiple meanings। यानी शब्द ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं हम जिसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे हैं, तो वहां पे फिगर ऑफ स्पीच आपका कौन सा हो जाएगा? पन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिखा द लाइफ डिपेंड्स ऑन लिवर। तो यहाँ पे जरा बताओ लिवर वर्ड का मतलब क्या है? लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो वो लिवर, देखो यहां जैसे एग्जाम्पल लिया द लाइफ डिपेंड्स ऑन लिवर, तो लिवर मतलब क्या? एक तो वो लिवर जिसके बारे में मैंने आपको साइंस में पढ़ाया था, यानी कि ऑर्गन, और दूसरा लिवर यानी कि हु इज लिविंग, दैट पर्सन विल बी द लिवर। तो इसका मतलब वन वर्ड हैविंग मल्टीपल मीनिंग,
तो इस केस में क्या हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच पन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। इंटरनल राइम, मतलब पोएम में इस तरह से वर्ड्स यूज किए गए होंगे कि वहां पे राइमिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। इसकी पहचान क्या है? राइमिंग इफेक्ट। राइमिंग इफेक्ट अगर आपको देखने को मिल रहा है पोएम के किसी लाइन में, तो वहां पे जो आपको दिया गया है ऑप्शन, उसमें से आप टिक करोगे इंटरनल राइम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, द डक एंड द कंगारू पोएम याद होगी क्लास 9th की। वी वेंट टू द डी एंड जेली बोली। तो यहां पे क्या है? राइमिंग इफेक्ट क्रिएट किया गया। तो ये क्या हो गया? फिगर ऑफ स्पीच कौन सा? इंटरनल राइम। चलिए नेक्स्ट वन देखें। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कब होगा? स्टेटमेंट appears absurd but true। मतलब स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं एब्सर्ड लगेगा, सुनने में अजीब लगेगा, बट वहां पे क्या होगा? वो स्टेटमेंट के पीछे डीप मीनिंग निकल रही होगी, बात सही कही गई होगी। लाइक एग्जाम्पल, वॉर इज पीस। अब आप बोलोगे मैम ये लाइन तो पूरी तरह से ही गलत है, वॉर इज पीस, वॉर पीस कैसे हो सकता है? बट यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि जब देश में वॉर चल रहा होता है तब उस देश के अंदर इंटरनली जो कंडीशन है वो इस तरह का होता है कि देश में पीस जैसा माहौल होता है, देश में सभी लोग काम कर रहे होते हैं किस चीज़ के लिए? अपने देश को फ्री करवाने के लिए उस सिचुएशन से। तो इसका मतलब कि वॉर और पीस, भले ही कॉन्ट्राडिक्टरी ये स्टेटमेंट लग रहा है बट ये ट्रू है। तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? पैराडॉक्स। जहाँ स्टेटमेंट आपको सही नहीं लगेगा बट वो सही होगा, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? पैराडॉक्स। इंटरनल राइम समझ में आ गया, राइमिंग इफेक्ट। पैराडॉक्स की पहचान क्या है? स्टेटमेंट एब्सर्ड बट ट्रू। नेक्स्ट देखिए, आयरनी। आयरनी का मतलब क्या है? डीप मीनिंग। जब लाइन दिया कुछ और है बट उसके पीछे की मीनिंग कुछ और निकल रही है, तो वहां पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? आयरनी। एग्जाम्पल लिया, वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉर अ ड्रॉप टू ड्रिंक, नॉर अ ड्रॉप टू ड्रिंक। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हर तरफ पानी ही पानी, लेकिन फिर भी एक भी बूंद पीने को नहीं। ये पोयम है एक बहुत इंपॉर्टेंट, उससे ली गई लाइन है। जब एक जहाज फंस जाता है किसमें? ओशियन के बीच में, तब वहाँ पे सेलर जो था वो ये लाइन यूज़ करता है कि चारों तरफ पानी ही पानी है लेकिन फिर भी पीने के लिए एक भी बूंद नहीं है। तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? आयरनी। अगला बहुत इजी है पहचानना, लिटोट। लिटोट्स की पहचान क्या है? नो नॉट नेवर। अगर आपको कहीं पे इस तरह से नेगेटिव वर्ड्स मिल रहे हैं तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? लिटोट्स। लाइक नो वॉर, नो पीस। तो यहाँ पे दोनों में ही हमने आगे क्या यूज़ किया है? नो। अगर नेगेटिव वर्ड यूज़ हो रहा है तो तुरंत आपको बिना सोचे समझे तुरंत टिक कर देना है कौन से फिगर ऑफ स्पीच पे? लिटोट्स। तो यहाँ तक क्लियर सभी को? इंटरनल राइम, राइमिंग इफेक्ट, पैराडॉक्स यानी स्टेटमेंट एब्सर्ड होगा बट सही होगा, आयरनी यानी डीप मीनिंग होगी, और लिटोट यानी जहाँ पे नो नॉट नेवर आएगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच एनेस्ट्रॉफ। एनेस्ट्रॉफ की पहचान क्या है? वर्ड्स इन रिवर्स्ड ऑर्डर, यानी जब सही सीक्वेंस में वर्ड्स ना दिए हो, रिवर्स्ड ऑर्डर में दिए हो, तो क्या हो जाएगा आपका फिगर ऑफ स्पीच? एनेस्ट्रॉफ। एग्जाम्पल ले लिया, लाइक एक सेंटेंस है, वी बिट्रे द बर्ड्स, ये सही सीक्वेंस है। बट अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, वी द बर्ड्स बिट्रे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच आपका? एनेस्ट्रॉफ।
यानी वर्ड्स जब सही सीक्वेंस में ना हो और ऑप्शन में आपको एनास्ट्रॉफ मिल रहा है तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसकी पहचान क्या है? एडजेक्टिव यूज्ड विद अ नाउन। किसी नाउन के लिए कोई एडजेक्टिव यूज किया गया है लाइन में, तो वहां पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। द ब्लू स्काई, इस तरह से मतलब कुछ भी आपको दे दिया जाएगा तो यहाँ पे ब्लू क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो कोई भी सेंटेंस में इस तरह की लाइन आ रही है जहाँ पे एडजेक्टिव दिया हुआ है, वो ही किसी नाउन के लिए यूज हो रहा है, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट हो गया ऑक्सीमोरन। देखो बेटा, हमने पढ़ा था इससे पहले फिगर ऑफ स्पीच में कि अपोजिट वर्ड दूसरे में भी यूज होते हैं। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस में अपोजिट वर्ड आते हैं लेकिन बिल्कुल साथ में। अगर दो अपोजिट वर्ड बिल्कुल क्लोज टुगेदर हैं तो फिगर ऑफ स्पीच होगा एंटीथेसिस। और अगर अपोजिट वर्ड्स सेम लाइन में हैं या सेम सेंटेंस में, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीमिंग स्टिल येट इन मोशन। तो अभी हमने क्या कहा? एक तरफ तो कहा हमने स्टिल और दूसरी तरफ कहा मोशन। तो यहाँ पे दो अपोजिट मीनिंग वर्ड्स एक साथ हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? ऑक्सीमोरन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, एपिग्राम। एपिग्राम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई? एपिग्राम जहाँ पे ब्रीफ पॉइंटिंग की जाए, मतलब एक पर्टिकुलर किसी एक बात पे जोर डाला जाए, ब्रीफली पॉइंट किया जाए, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? एपिग्राम। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहाँ पे रिवर्स सीक्वेंस में दिया जाए, या तो एनास्ट्रॉफ होगा ऑप्शन में अगर एनास्ट्रॉफ दिया है तो। अगर एनास्ट्रॉफ नहीं दिया है और फिर भी आपको दिख रहा है वर्ड्स रिवर्स सीक्वेंस में दिए हुए, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा एपिग्राम। ये थी इसकी ट्रिक पहचानने की, वरना इससे तो आप कभी नहीं पहचान पाओगे। तो आपको पहचानने का तरीका क्या बताएं? जैसे यही लाइन फिर से ले लेते हैं, सीमिंग स्टिल येट इन मोशन। ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्ड्स करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। सीमिंग स्टिल येट इन मोशन, तो यहीं पे इसमें फिगर ऑफ स्पीच एक तो हो गया हमारा ऑक्सीमोरन और दूसरा कौन सा हो गया? एपिग्राम, क्योंकि वर्ड्स प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनमी। मेटोनमी में किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहाँ पे समझ लीजिए, वर्ड रिप्लेस्ड बाय अनदर सेम मीनिंग निकलेगी, लेकिन एक वर्ड को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा? किसी दूसरे वर्ड से। एग्जाम्पल लेते हैं, द इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इन IT सेक्टर, या लिख दिया द इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। तो यहाँ द इंडिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया के सभी लोगों को, कि वो किस फील्ड में प्रोग्रेस कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड या IT फील्ड बोल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? फिगर ऑफ स्पीच मेटोनमी। या मैंने बोल दिया द हैंड्स या द वर्किंग हैंड्स, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्कर्स को। तो वर्कर्स ना लिख के मैंने उनके लिए वर्ड क्या यूज़ कर दिया? द हैंड्स। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? मेटोनमी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है सिनेक्डोक। किस तरह से आइडेंटिफाई करना है? अ पार्ट रिप्रेजेंट्स होल, अ पार्ट रिप्रेजेंट्स होल और होल रिप्रेजेंट्स अ पार्ट। मतलब जब एक पार्ट पूरे को रिप्रेजेंट करे या पूरा रिप्रेजेंट करे सिर्फ एक छोटे से पार्ट को मिलके, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाता है? सिनेक्डोक। इसको आइडेंटिफाई, इसका एग्जाम्पल लेते हैं तब हम समझ पाएंगे इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि हिज फेस वॉज टायर्ड
तो हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वर्ड है हिज फेस, उसका चेहरा वो थका हुआ था, नहीं, यहाँ पे हिज फेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द कंप्लीट बॉडी। तो जब एक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हो पूरे को या पूरा रिप्रेजेंट कर रहा हो एक पार्ट को, जैसे हिज हार्ट सीम्स मोशनलेस। एक और एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे भी हिज हार्ट, मतलब वो सिर्फ हार्ट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्लीट बॉडी को। तो यहाँ पे भी फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? सिनेक्डोक। तो ये दो हो गए हमारे आखिरी फिगर ऑफ स्पीच। इस तरह से ये होता है हमारे फिगर ऑफ स्पीच का सेशन कंप्लीट। अब हम बहुत जल्द आने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिनमें हम सीखेंगे वो सारे टाइप्स जो 9 to 12 सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड।